हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे हो एंड आप पढ़ाई भी कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम के बारे में। मैंने उसका लॉजिकली एक प्रूफ भी आपको दिया था बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम वाले पूछ भी देते हैं। एंड उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था। तो आई होप कि आपको गॉस थ्योरम अच्छे से डेफिनेशन राउंड उसका क्लियर है, इंट्रोडक्शन क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला एवरीथिंग आपके माइंड में है। एंड देन आफ्टर एरिया वेक्टर ये सब आपको पता है, ठीक है। आई होप कि प्रीवियस सारा लेक्चर्स आपने एकदम से सिस्टमैटिक तरीके से देखा है, नोट्स बनाया है, जितना सारा मैंने क्वेश्चन आपको कराया उस सारा क्वेश्चन आपने किया है। एंड उस पे बेस्ट आपने प्रैक्टिस भी खुद से करी है, जो आपका डाउट भी मेरे तक आया उसको भी मैंने सॉल्व किया है। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जो अभी जस्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में उसका डेरिवेशन या उसके बेस्ट प्रॉब्लम्स बहुत बार पूछे गए हैं, एकदम से ट्रेंडी है, ट्रेंड में है। एंड उसके बाद फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मेंस, एडवांस या नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं सिलेंडर से बेस्ड आते हैं, तो वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग एक टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। बट अभी का जो टॉपिक है एकदम से हॉट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आइदर इट इज फॉर सीबीएसई और एनी स्टेट बोर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप ना हेडिंग लगा लो आज, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस लॉ बोल सकते हो आप, थ्योरम बोल सकते हो, चलेगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम सिस्टमैटिक करके 1 बाय 1 करके हम लोग 4-5 इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बोर्ड के लिए कुछ एप्लीकेशन स्पेशली बोर्ड के लिए होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होगा, बट कुछ तो सिर्फ और सिर्फ मेंस, एडवांस और नीट के लिए होगा। तो आप देख लो एप्लीकेशन में जो सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, अपने को ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। टॉपिक को थोड़ा फील कर लेते हैं। जैसे आप मान लो ये एक वायर है, ओके। वायर बेटा 1 डायमेंशनल थिंग होता है। बहुत बार 1D 2D के एग्जांपल में हम आपको ना अपने एसी का वायर पकड़ के दिखाते थे, देखो कितना लंबा है, ठीक है। कोई भी वायर आप देख लो, ये एक वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, ये बहुत लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। टॉपिक इज वेरी क्लियर। अपने को क्या जानना है एप्लीकेशन नंबर 1 में, अपने को जानना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबा है, लेंथ इज नॉट गिवन, लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गिवन। चार्ज 10 कूलम 20 कूलम नहीं दिया हुआ, बल्कि चार्ज ऐसा दिया हुआ 10 कूलम पर मीटर। अब चाहे जितना भी लंबा हो जाए उसके हर मीटर के सेक्शन में 10 कूलम का चार्ज है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका गिवन रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर बोल दो आप, कंडक्टर बोल दो, चलेगा। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, दिस इज द टॉपिक, ठीक है ना। एक स्ट्रेट वायर है, आप देखो क्या अपने को चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, स्ट्रेट वायर आप बोल सकते हो। अब ना ऐसा मैंने आपको फील कराया कि मान लो ये आपका एक बहुत लंबा सा वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर है, तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे पता करोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया अगर ये पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन आपको पता है कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर निगेटिव है तो टुवर्ड द चार्ज। बट what will be the exactly value of electric field, how much newton per coulomb means quantity, what is the strength of electric field, you have to find। अब अपना सीन समझो, मस्त मजा आने वाला है। और ना बेटा यहाँ पे आपको ध्यान दो कि आपको यूज करना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम लिटिल सा रिमाइंड कराता हूँ। गॉस थ्योरम के टाइम में हमने आपको बोला था कि गॉस साहब ने एक लॉ दिया जो ये बताता है कि किसी भी इनक्लोज्ड चार्ज के लिए, मान लो कोई भी चार्ज है जो कि इनक्लोज्ड है,
इनक्लोज चार्ज के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पक्का बात है। उस पर बेस्ट बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कराया हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में, आप मस्त टाइप से एकदम नीट मेंस लेवल का समझ सकते हो। अच्छे से उसको वॉच कर लोगे तो गॉस थ्योरम इज वेरी क्लियर। नाउ गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो गॉस थ्योरम का सारा फंडामेंटल इधर लगने वाला है। सबसे जो पहला सिचुएशन यहाँ पे अराइज होता है वो ये है, आप ना विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मैंने प्रैक्टिकली बताया भी आपको। मान लो बेटा ये हम एक लाइन बना लिए, ठीक है, इस पे चार्ज है, यही लाइन बना लिए, एक कंडक्टर है, चलो थोड़ा फील कराने के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ। ये आप मान लो एक वायर है और इस पे हमने दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज गिवन। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और दूसरी बात की इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ये बहुत लंबा है, ऊपर भी ऐसा ये ऊपर तक जा सकता है, नीचे भी ये काफी नीचे तक जा सकता है, मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इस तरह से बहुत लंबा वायर है, ओके ना। इधर मान लो आप प्लस इंफिनिटी को जा रहा है, इधर आप मान लो माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है। इसका लैम्डा गिवन है, लैम्डा बोले तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो आप, या लैम्डा इज इक्वल टू सिंपली आप बोलो चार्ज बट्टा लेंथ। एक लाइन में आप माइंड में रखो, लैम्डा क्या होता है, चार्ज बट्टा लेंथ, इसका गिवन है लैम्डा। अब इस वायर की वजह से आपको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी एक पॉइंट पे। आप मान लो कि आपसे बोला गया कि तुम ना इस पॉइंट पे निकाल लो भैया, ये एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, उस पॉइंट का नाम दे दें, मान लो ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, कुछ भी नाम दे दो, पी पॉइंट मान लेता हूं मैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन, कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा डिस्टेंस x है। अब इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको एक्चुअली में यूज करना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलता है कि चार्ज को गॉसियन सरफेस में पैक करो, गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करो। अब ये मान लो एक वायर है, ठीक है ना, इस वायर में जो चार्ज है उसको इनक्लोज करना है, तो इनक्लोज करने के लिए मैं एक सिलेंडर डाल दूं क्या चारों तरफ से। गॉसियन सरफेस बनाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो सरफेस सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज होना चाहिए, चार्ज को वेल पैक करना चाहिए, इनक्लोज करना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ गॉस थ्योरम में क्लियर बताया गया है। तो अब ये आप देख लो, एक लाइन पे चार्ज है, इसको इनक्लोज करना है, तो हम एक ऐसा सिलेंडर रख देते हैं, मान लो ऐसा है, एक ड्राम से हम ढक दिए इसको, वेल पैक हो गया, सिलिंड्रिकल सरफेस बनने वाला है, गॉसियन सरफेस। लैम्डा इसका गिवन है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज बट्टा लेंथ होता है, ये लैम्डा इसका दिया हुआ है, माइंड में रखिएगा। अब इस पॉइंट को लेके हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान दें। मान लो ये एक हम सिलेंडर बना रहे हैं, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन के रेडी है। अब ये चार्ज को इनक्लोज कर चुका है, ठीक है, इसका हमने रेडियस सिलेंडर का मान लिया x और इसका लेंथ मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ है हमारा l, ठीक है। दिस इज योर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज होना चाहिए, चार्ज को पैक करते हुए सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब आप देखो कि ये चार्ज यहाँ पे इनक्लोज हो गया है, गॉसियन सरफेस हमारा रेडी है। गॉसियन सरफेस के एक्चुअली में यहाँ पे आप देखो तीन सरफेसेस है, ये एक सरफेस, दूसरा ये एक सरफेस, मतलब ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया और बीच में कर्व सरफेस एरिया। ये सिलेंडर बना, चार्ज को बीच में मान लो इसके एक्सिस पे चार्ज है, पैक कर दिया। अब नीचे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऊपर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया। पक्का यहाँ पे तीन सरफेसेस बन रहे हैं, मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। मान लो ये सरफेस नंबर 1 है, सरफेस नंबर 1, इसको बोल देते हैं सरफेस नंबर 2, इसको बोल देते हैं सरफेस नंबर 3। तो टोटल फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू तीनों सरफेस का फ्लक्स आप जोड़ोगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 की अगर बात करें तो ये देखो आप, ऐसा लाइन है, इसको ऐसे सिलेंडर ने पैक कर रखा है, ऊपर गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, ये जो इसका टॉप है ये गॉसियन सरफेस है, तो इसपे बेटा एरिया वेक्टर आप अपवर्ड नॉर्मल होगा ना, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो चूंकि ये एरिया है तो ऊपर की तरफ आपका ये एरिया वेक्टर बनेगा, ये डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, ठीक है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, चूंकि चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया।
अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की एंगल कितनी हो गई 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 90। तो फाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 0, E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा होता है ना, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई वन हो गया E इंटू डी ए इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ फाई टू पे। ये देखो आपका ये फाई टू है, इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर हो गया डी ए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। वंस अगेन ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0। मीन्स सेकेंड केस में फाई टू मीन्स E इंटू डी ए इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू होगा वंस अगेन 0। बट अब थर्ड केस देख लो, थर्ड ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये ऐसा सिलेंडर, जस्ट फील ये सिलेंडर है, बीच में हमारा वायर है, ये ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। अरे भैया ये कर्व्ड सरफेस है, तो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के एक्सिस से जो लाइन जा रहा है उस पर रेडियल आउटवर्ड ये 90 बना रहा है, एकदम से सरफेस को ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड चीरता हुआ जा रहा है। देख रहे हो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस डायरेक्शन में यहाँ पे निकलेगा, और एरिया वेक्टर ये एरिया है तो ये भी 90 चाहिए ना एरिया पे। वंस अगेन इसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर भी हो गया, मीन्स डी ए का भी डायरेक्शन सेम हो गया। तो थर्ड केस में ये एंगल हो जाएगी 0, तो आप सिंपली बोलोगे E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। आपको पता है कि मैंने क्लोज इंटीग्रेशन में ये चीज आपको समझाया था, हम क्या बोले थे, फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, यही होता है ना बेटा फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन है सारे में, ये क्लोज इंटीग्रेशन के लिए काम हो रहा है। अब पहला देखो cos 90 की वजह से 0, ये भी cos 90 की वजह से 0, इस पे देख लेते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू आया फाइनली, दिस इज 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया, cos 0 का वैल्यू 1 और डीए का इंटीग्रेशन, ये देखो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यही है सिलेंडर का, इसका क्या होगा टोटल एरिया डीए इंटीग्रेशन डीए, मतलब जो आप स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कट करते हो, इस पार्ट पे जो आप स्मॉल एलिमेंट जो आप कट कर रहे हो सिलेंडर का, उसका इंटीग्रेशन, स्मॉल एलिमेंट के एरिया का इंटीग्रेशन, मतलब कंप्लीट कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड कंप्लीट कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए तो आप देख लो, इसका रेडियस x माना गया है, पूरा लेंथ इसका l माना गया है, 2 पाई r होता है इसका ये सरकमफ्रेंस, और ये लंबाई कितनी हो गई l, मतलब सिंपली हो गया यहाँ पे आपका 2 पाई x इंटू एल। मीन्स फाइनली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमको मिला फाई ई का वैल्यू वो मिला E इंटू 2 पाई x इंटू एल, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सिंपल जो हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था उसकी वजह से मिला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम पढ़े थे उसकी वजह से मिला। गॉस थ्योरम क्या बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ, गॉस थ्योरम ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बोलो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो आप ऐसा जुगाड़ लगा सकते हो कि लेंथ एल है, आप देख लो लेंथ कितना है, आपको यहाँ पे लैम्डा गिवन है ना बेटा, ये लैम्डा देखो, लैम्डा क्या होता है चार्ज बट्टा लेंथ, यहां से अगर आप क्यू निकालोगे तो लैम्डा इंटू एल, मतलब इस सिलेंडर में जो इनक्लोज्ड जो चार्ज है उसका वैल्यू है लैम्डा इंटू एल, वेरी सिंपल। तो फ्लक्स फाई चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इंप्लाइज इनक्लोज्ड चार्ज है हमारा लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो इक्वेशन आप बहुत केयरफुली देख लो, ये दोनों इक्वेशन आप केयरफुली देखो, इसको कंसिडर कर लेता हूं इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही वैल्यू है, सिंपली हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, राइट इट फास्ट। हो गया, ओके। दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम और यहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा।
चलो दोनों इक्वेशन को सिंपली हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 का आरएचएस देखो, E इंटू एलएचएस बराबर है तो ऑफकोर्स आरएचएस बराबर होगा E इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल इज इक्वल टू आरएचएस का देखो QL बट्टा एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल बट्टा नॉट QL लैम्डा एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। जो कटता है उसको काट दो भाई, L से L कैंसिल, मीन्स फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला x। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। अब इस पे थोड़ा मंथन चाहिए, इस पे थोड़ा ना आपको समझ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर चीज पे फोकस करनी पड़ेगी। आप ध्यान से देख लो, ये लैम्डा कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, लैम्डा ऐसा गिवन रहेगा क्वेश्चन में 10 कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 10 कूलम चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये लैम्डा आपका हो गया कांस्टेंट, पक्का बात है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, x वेरिएबल है, कितना दूर आप निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से, लीनियर चार्ज से किस डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, मीन्स x इज वेरिएबल। तो सिंपली आप यहां से कंक्लूजन आपको क्या मिला, ये मिला E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब सेम मैसेज मिला यार, सेम मैसेज मिला। आपको पहले से पता है कि चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी सेम मैसेज मिल रहा है कि जैसे जैसे आप लीनियर चार्ज से दूर होते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा। पक्का बात है? जल्दी से आप इसको राइट करो। कंप्लीटेड? ओके, अभी तक हम लोगों को इस टॉपिक में ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा इज चार्ज बट्टा लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। मींस इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ वायर से उस पॉइंट की दूरी पे डिपेंड करता है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो पॉइंट जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कमजोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक होगा। इसको थोड़ा ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ग्राफ में मैं इसको समझाता हूं। ये आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ग्राफ बना लिया। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है आपका डिस्टेंस x। सीन यही था ना, ये एक लाइन बना रहे थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज था और ये पॉइंट हम ऐसा ले लिए थे पॉइंट P, ये डिस्टेंस हमारा x था। ये डिस्टेंस यहां से लगातार ऐसे बढ़ता जा सकता है, ये डिस्टेंस, ठीक है? तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। दिस विल बी द ग्राफ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है? ये ग्राफ में भी पूछा जा सकता है, आप इसको जल्दी से राइट कर लो। हो गया? ये all about application number 1. Now we will think application number 2. एप्लीकेशन नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करेंगे बट सिलेंडर की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर।
अब बेटा जब सिलेंडर का बात हुआ तो सिलेंडर का बात जैसे ही माइंड में गया आपके पास बहुत सारे फिगर आने लगे माइंड में। सिलेंडर कैसा होगा, हॉलो होगा कि सॉलिड होगा, सिलेंडर मेटल का बना होगा या नॉन मेटेलिक होगा, लकड़ी का बना होगा, काहे का होगा। तो हर एक चीज पे अपने को फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले ना हेडिंग लगा लो आप, एप्लीकेशन नंबर 2। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर। थोड़ा सिलेंडर का सीन समझो। बात आप कर रहे हो सिलेंडर की, तो बेटा ऐसा सोचो कि सिलेंडर आपका मेटालिक भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, या सिलेंडर आपका नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। अच्छा, अगर वो मेटल का होता है तो वो हॉलो भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो नॉन मेटल है, अगर वो नॉन मेटल है तब भी वो हॉलो भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है। पक्का बात है। हर चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ये टॉपिक स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज को ना अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। बेटा सिलेंडर का बात है तो सिलेंडर भैया मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। अगर मेटल का है तब भी दो पॉसिबिलिटी है कि हॉलो होगा या सॉलिड होगा। अगर नॉन मेटल का है तब भी दो पॉसिबिलिटी है कि हॉलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। अब यहां पे आप माइंड में रखो कि ये हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, मेटल के केस में दोनों, नॉन मेटल में हॉलो। ये जो तीन हमने चूज किया ये एक कैटेगरी के हैं। इनकी कैटेगरी एक इसलिए है कि इन तीनों में हॉलो मेटालिक सिलेंडर, सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, हॉलो नॉन मेटालिक सिलेंडर, इन तीनों की एक कैटेगरी है, बिकॉज इन तीनों में ना चार्ज सरफेस के ऊपर होता है। चार्ज अपीयर्स एट द सरफेस। चार्ज कहां अपीयर होता है? सरफेस के ऊपर अपीयर होता है। सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, लोहा का बना हुआ है, एकदम मस्त, अंदर पूरा लोहा भरा हुआ सॉलिड, ठीक है, एकदम रॉड टाइप का समझिए। या फिर हॉलो है, मेटालिक है, जैसे पाइप, लोहा का पाइप है। हॉलो है, नॉन मेटालिक है, जैसे अपना लकड़ी का पाइप समझ लो, बांस, अपने स्टाइल में समझो, उसमें हॉलो होता है, अंदर लकड़ी का है, मीन्स वो मेटल नहीं है। तो हॉलो, नॉन मेटालिक सिलेंडर, सॉलिड और हॉलो मेटल, ये तीनों एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इनपे जो आप चार्ज दोगे दैट चार्ज विल अपीयर ऑन सरफेस। बट यहाँ पे इस केस में जो चार्ज होता है वो कंप्लीट वॉल्यूम के ऊपर अपीयर होता है। चार्ज अपीयर्स एट कंप्लीट वॉल्यूम। मतलब इसमें हर जगह चार्ज आता है, अंदर भी चार्ज रहेगा, सरफेस पे तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसको फोकस करेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग उस टॉपिक को फोकस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू आप ले लो, इससे बहुत आइडिया मिलेगा बेटा। कंफ्यूजन नहीं है भाई, कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे भी पढ़ के माइंड बहुत खराब होने वाला है। तो कंफ्यूजन नहीं, एकदम श्योर शॉर्ट में आप चलो। जल्दी से इस को आप एक बार राइट कर लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं इन तीन कैटेगरी पे आता हूं अभी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज्ड सिलेंडर, और वो हो सकता है मेटालिक हॉलो या सॉलिड, नॉन मेटालिक हॉलो। अब टॉपिक लगा लो आप अच्छा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो और सॉलिड मेटालिक
या फिर हॉलो और सॉलिड मेटालिक हो गया, या आप इसमें बोल सकते हो हॉलो नॉन मेटालिक। ये 3 टॉपिक्स समझिए। चलो बना लेते हैं जल्दी से। ये सबसे पहले मैंने सिलेंडर का एक्सिस बना लिया, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर बना लेते हैं। ये आपका सिलेंडर है यार, एक्सिस टेढ़ा दिख रहा भाई, ऐसा मान लो आप सिलेंडर है हमारा। ओके, इसके ऊपर चार्जेस गिवन है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप, सिलेंडर के केस में जो चार्ज अपीयर होगा कहाँ होगा, मैंने अभी लिखा था बोर्ड पे, चार्ज अपीयर होगा उसके सरफेस पे, मतलब एरिया पे चार्ज अपीयर होगा। तो एरिया पे जब चार्ज अपीयर होगा तो चाहे जितना बड़ा हो, जैसे जैसे बड़ा होगा एरिया बढ़ेगा, तो चाहे वो जितना बड़ा हो, इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा बोलते हो। मीन्स इसका सिग्मा गिवन है, सिग्मा बोले तो चार्ज बट्टा एरिया, सिग्मा बोले तो चार्ज बट्टा एरिया, ये माइंड में रखो, इसका सिग्मा गिवन है। अब इसमें भी क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सिलेंडर की वजह से इनसाइड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि आउटसाइड पॉइंट पे। तो सबसे पहले जो सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एट एनी इनसाइड पॉइंट, एट एनी इनसाइड पॉइंट, किसी भी अंदर के पॉइंट पे। ये देखो एक्सिस है, ये इसका सिलेंडर बना हुआ है, बीच का कोई पॉइंट अपने को लेना है। जैसे आप देखो ये एक्सिस है, ये सिलेंडर यहां तक है, बीच का एक पॉइंट हम यहां ले लिए, मान लो कोई भी पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट P, ये डिस्टेंस है x। अच्छा, ये जो सिलेंडर है इसका कोई ना कोई भैया रेडियस होगा, इसका रेडियस हम r मान लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट अंदर है, एक्सिस और सरफेस के बीच में अंदर है, तब ये डिस्टेंस x कम होगा। इसका मतलब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा समझ सकते हो कि x इज लेस देन r, मतलब जो सिलेंडर का रेडियस है उससे ये डिस्टेंस कम है। यूज करना है गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम यूज करना है तो आपको चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। अब सिलेंडर को इनक्लोज करने के लिए एक और सिलेंडर ही चाहिए, बट अभी इनसाइड पॉइंट पे है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर बना लेते हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस का काम करेगा। ये हम ऐसा सिलेंडर बना लिए, ये हमारा गॉसियन सरफेस। अभी समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 आने वाला है, बट हमें 0 कैसे आएगा डायरेक्ट बोल के नहीं बता रहा, लॉजिक नहीं समझा रहा, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके 3 सरफेस, वही सिलेंडर वाला केस, 2 ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शन, और ये जो बीच वाला है आपका ये कट सरफेस एरिया। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव है चूंकि। अच्छा यहाँ पे आप देख लो एरिया वेक्टर, थर्ड वाले में एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ये आपका DA का डायरेक्शन। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वही डायरेक्शन रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन है, बट यहाँ पे ये बन जाएगा 90 DA। अब ये सारा केस समझाया हूँ, इनके बीच का एंगल 90। तो इनसाइड केस में अगर आप बात करते हो φe फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बेटा आप देख लो, फर्स्ट सरफेस ऊपर वाले को मैंने माना है, इसको मैंने फर्स्ट सरफेस माना, इसको सेकंड सरफेस, बीच वाले को थर्ड सरफेस। 90 डिग्री, तो φ1 का वैल्यू 0 प्लस यहाँ देखो 90 फिर से, क्योंकि ये नीचे आएगा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, तो 1 सेकेंड ये भी 0, अभी समझाया था मैं। थर्ड केस तो E आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन में DA आ गया, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0, इनके बीच में cos थीटा का वैल्यू 0। तो फाइनली जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe का वैल्यू आया, वो आया E इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिलेंडर का कोई ना कोई आपके पास लेंथ होगा, ये लेंथ आप मान लो L है, तो इसका इंटीग्रेशन एकदम से प्रीवियस की तरह 2πx इंटू L, क्योंकि इसकी है देखिए रेडियस x है और ये लंबाई पूरा L है, 2πx इंटू L। दूसरा बात कि ये तो एक इक्वेशन आपको मिल गया, वेरी क्लियर। दूसरा आप ध्यान से देखो,
कि जो अपना गिवन सिलेंडर है उसके सरफेस पे चार्ज है, बट ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इमेजिनरी हमारा जो गॉसियन सरफेस है ये भाई इससे छोटा है, अंदर में है इसके, ये चार्ज इनक्लोज कर पा रहा है क्या? नहीं। चार्ज तो इससे बड़े सिलेंडर पे बाहर है ना, अंदर वाला सिलेंडर तो बीच में। जैसे मान लो ये एक पाइप है और इससे बड़े पाइप के ऊपर चार्ज है, तो अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला जो आपका ये है सिलेंडर, वो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि इनक्लोज बाहर वाले चार्ज पे है ना, बाहर वाले सिलेंडर पे चार्ज है। ये आपका जो बाहर वाला सिलेंडर है, जो ओरिजिनल सिलेंडर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो इससे बड़ा है, अंदर में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो फाई ई का वैल्यू हो गया चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट चार्ज इनक्लोज 0 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो, इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन 2 कर लो, इन दोनों को आप कंपेयर करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलना है। कंपेयरिंग 1 and 2, ये हो गया आपका E into 2 pi x into L is equal to 0, therefore electric field E is equal to 0। अब ध्यान में रखिए कि अगर कोई मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर, मेटल है बट सॉलिड है भाई, या मेटल है हॉलो है बट नॉन मेटेलिक हॉलो सिलेंडर है, तीन केस बहुत अच्छे से क्लियर किया हूं। इन तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर के सारे पॉइंट पे 0 होता है, उनके अंदर के सारे पॉइंट पे 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? जल्दी से आप इसको राइट करो, फिर आउटसाइड पॉइंट पे मजा आने वाला है। हो गया? ओके, आउटसाइड पॉइंट पे चलते हैं। तो फिगर मैं दोबारा बनाऊंगा, अभी आप लोग चाहो तो फिर से बना लेना फिगर, या उसी फिगर में दिमाग लगा देना, चलेगा। कॉन्सेप्ट समझो बस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया इनसाइड के केस में, आउटसाइड के केस में आप सीन समझो। सेकेंड केस हम लोग लेंगे at any outside point, at any outside point, किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा एक्सिस, ये हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है, इसके ऊपर चार्ज गिवन है, इसका रेडियस बड़ा वाला r। अब देखो आप पॉइंट में ले रहा हूं बाहर, ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट पे चाहिए, और ये डिस्टेंस है हमारा x। मतलब इस केस में आप क्या देख रहे हो, x इज ग्रेटर देन r, आउटसाइड है ना, बाहर है। अब इसके लिए वेरी सिंपल, आप इसी x को रेडियस मान के एक गॉसियन सरफेस बना लो। अब आप देखो कि पूरा सिलेंडर इस गॉसियन सरफेस में पैक हो गया, अंदर वाले छोटे सिलेंडर पे चार्ज है, बाहर से बड़ा सिलेंडर, ज्यादा रेडियस का सिलेंडर डाल दिए, अंदर वाला इनक्लोज हो गया। ओके, अब इस गॉसियन सरफेस का 3 सरफेस, पहला ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड ये आपका सेकंड सरफेस, और ये आपका थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के केस में ये देखिए, ये ऊपर एरिया वेक्टर बनेगा dA, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, थीटा की वैल्यू 90। सेकेंड केस में भी ये आपका dA का वेक्टर, dA वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वंस अगेन थीटा का वैल्यू 90, 5 1 5 2 0। सिर्फ ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, इससे आपको मिलने वाला है फ्लक्स का वैल्यू। ये आप मान लो एरिया वेक्टर dA, ये है एरिया वेक्टर dA। वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम डायरेक्शन, इस केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो फाइनली जो फ्लक्स है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 0, φ1 का वैल्यू 0, φ2 का भी 0, φ3 का वैल्यू E इंटू
इंटीग्रेट करोगे डीए को, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रिपीट हो रहा है ये सब टर्म, तो 2 पाई एक्स इंटू एल, पक्का बात। ये आपका हो गया पाई ई का वैल्यू, पाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल, ठीक है। अच्छा, अब ये आप सोचो कि यहाँ पे गॉस थ्योरम बोलता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, तो आपको पता है सिग्मा के बारे में, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बट्टा एरिया। अब आप देखो इसका एरिया, इस वाले का एरिया चाहिए ना, तो इसका बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, इसका रेडियस है r और लेंथ तो वही है l, ठीक है। तो चार्ज बटा एरिया मीन्स यहां पे एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू एल। यहां से आप इनक्लोज्ड चार्ज निकाल सकते हो, ये इनक्लोज्ड चार्ज है, तो चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू एल। ये इनक्लोज्ड चार्ज हमारा हो गया, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इनक्लोज चार्ज मतलब इसके अंदर, इस पे चार्ज है, ओके। इसको आप कंसिडर चार्ज इनक्लोज मिल गया तो फ्लक्स निकाल लो, फाई ई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज मीन सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इनको आप कंप्लीट करो फास्ट, टू मच हॉट गर्मी। हो गया कंप्लीट। अब सिंपली आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, जो रिजल्ट मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, और फिर हम लोग उस पे आगे का मंथन करेंगे। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। इसका आरएचएस देखो, E इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल इज इक्वल टू, इसका आरएचएस देखो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा। काटो भाई, 2 पाई से 2 पाई उड़ा दो, एल से एल उड़ा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया फाइनली, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, बस x नीचे जाएगा, सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट x, सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट x, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा देख फिर से एक रिजल्ट सोच, भाई झलक गया होगा, मेरे बच्चों ने तो देख लिया होगा। सिग्मा चार्ज बट्टा एरिया कांस्टेंट, सिलेंडर का रेडियस कांस्टेंट, आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। फिर से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब अंदर के सारे पॉइंट पे 0 और बाहर के सारे पॉइंट पे, सरफेस की बात अभी नहीं हुई है, सिलेंडर से एक्सिस के बीच में जो सारे पॉइंट है, मतलब सरफेस और एक्सिस के बीच में, मतलब इनसाइड पॉइंट्स, इनसाइड सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और आउटसाइड आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस सरफेस से आप दूर जा रहे हो, जैसे जैसे सरफेस से दूर जा रहे हो सिलेंडर के, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। एक और सिचुएशन में समझा देता हूं, यहाँ पे मस्त मजा आएगा फिर ग्राफ समझने में। अब ना बेटा आप सरफेस की अगर बात करते हो, तो ये पॉइंट आप गौर से देखो, अभी ये पॉइंट P x डिस्टेंस दूर है, ये सरफेस पे जाएगा तो क्या होगा, जब सरफेस पे जाएगा तो पॉइंट P का डिस्टेंस एक्सिस से रेडियस के बराबर हो जाएगा, मींस
थर्ड सिचुएशन में समझो एट द सरफेस, थर्ड सिचुएशन एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, पूरा लिख देता हूं ऑफ सिलेंडर। इस केस में ये डिस्टेंस x इसके रेडियस के बराबर, इसका मतलब x इज इक्वल टू r, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बोल, E इज इक्वल टू सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, r से r आप उड़ा दो, फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज समवेयर कांस्टेंट, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिलेंडर के केस में। माइंड में रखना, बेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ये। मैक्सिमम कहां, सरफेस पे, सरफेस के अंदर जीरो, सरफेस के बाहर घटेगा। इन सारे ऑब्जर्वेशन के आधार पे बनेगा इसका ग्राफ। डू इट फास्ट। हो गया, चलो ग्राफ समझो, मस्त मजा आने वाले ग्राफ में। एक बार ऑब्जर्वेशन को रिमाइंड करो, अंदर के सारे पॉइंट पे भैया जीरो, अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, सरफेस पे सडन मैक्सिमम, और उसके बाद फिर घटता है। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, बीच में ये डिस्टेंस है x इज इक्वल टू r, रेडियस के बराबर, मीन्स ये है सरफेस। सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखो ग्राफ एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा रीजन इनसाइड है, अंदर का रीजन है, ये सरफेस है, और ये रीजन है आपका आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, और ये सरफेस, दिस इज सरफेस। तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल जीरो वैल्यू है, तो ये इसी एक्सिस पे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। फिर यहाँ पे सडन मैक्सिमम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सडन मैक्सिमम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, ऐसा घटता जा रहा है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम हुआ उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है आपके पास, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई मैक्सिमम कितना भैया, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, मस्त मजा आया वो टॉपिक में बेटा। दिस टॉपिक इज स्पेशली बेस्ट फॉर मेंस, एडवांस, नीट, एएमयू एंड एनी अदर स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर आईआईटी एंड मेडिकल। मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टू मच इंपॉर्टेंट। सब कुछ समझिए आप इसका। हो गया, इसका एक केस अभी रिमेनिंग है, और वो केस हमारा कौन सा है, ड्यू टू सॉलिड नॉन मेटालिक सिलेंडर। सॉलिड नॉन मेटालिक, मान लो अब लकड़ी का बना हुआ है, नॉन मेटल है लकड़ी, वुडन है, सॉलिड है, डंडा टाइप का, डंडा एकदम अंदर से होल नहीं होना चाहिए, एकदम सॉलिड मस्त वाला। तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पता है कि सब कुछ एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है बेटा। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे वो फीलिंग कभी ऑनलाइन स्टडी में नहीं हो सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपर्ट का व्यू भी है। बिकॉज जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो तो टीचर्स आपके दिमाग में घुस जाते हैं। मैं तो अपने बच्चे के माइंड को समझ लेता हूँ कि वो कहाँ पे फॉल्ट कर रहा है और एग्जैक्टली उसका सच में प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसमें आपको अपना ड्रॉबैक खुद से ढूंढना होता है, आपको एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना होता है। एंड इसके अलावा आप इससे पढ़ो, मेरा 100% जाता है हर लेक्चर में, और मैं अपने साइड से एकदम से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको फील कराऊं कि यू आर इन द क्लासरूम। एंड कीप वॉचिंग, आप सीक्वेंस में सारा वीडियो देखो, जैसे जैसे मैं नोट्स डिराइव करते जाता हूँ इधर बोर्ड पे, आप वैसे वैसे करते जाओ।
अगर इसमें फिर भी कोई डाउट आता है तो आप अगर हमसे कांटेक्ट में हो, हमारे इंस्टीट्यूशन के ग्रुप में हो, तो आप उस पर मैसेज करो या आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो। सर्टेनली मैं आपके प्रॉब्लम को फोकस करता हूँ। बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, मैं उसको किसी न किसी माध्यम से उनका हेल्प करता हूँ। कंटिन्यू वॉचिंग एंड आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।